हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजियों के बारे में पढ़ेंगे, या आवर्तबीजी पादपों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एंजियोस्पर्म्स यानी कि आवर्तबीजी ऐसे पादप होते हैं जिनमें स्पोरोफिल्स यानी कि बीजाणुधानी पर्ण पुष्पों में यानी कि फ्लावर्स में व्यवस्थित होती है, और बीजों का निर्माण फल के अंदर, फ्रूट्स के अंदर होता है। यानी कि ये ऐसे पादप हैं जिनमें दो खास बात दिखाई देंगी आपको कि स्पोरोफिल्स यानी कि बीजाणुधानी पर्ण जिन पर स्पोरेंजिया लगते हैं उन्हें स्पोरोफिल्स बोलते हैं, वो पुष्पों में व्यवस्थित रहती हैं, और बीजों का निर्माण फलों में यानी कि सीड्स का फॉर्मेशन फ्रूट्स के अंदर होता है, क्योंकि इनमें ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फल में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, बीजांड हैं, वो सीड्स के अंदर सीड्स में परिवर्तित हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं या बीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें जीवन काल सबसे कम 2 सप्ताह बोरेविया में और सबसे अधिक 43,000 साल लुमेंशिया में होता है। सबसे छोटा पादप वुल्फिया है जिसका साइज 0.1 mm होता है। सबसे ऊंचा पादप यूकेलिप्टस रेगनेंस होता है जिसका साइज 114 मीटर हो सकता है। सबसे जो बड़ा प्लांट है वो सिकोया होता है जो जिम्नोस्पर्म होता है। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो किसी भी हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स में, जैसे वो मरुस्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं, वो स्नो में भी पाए सकते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के वास स्थानों पर पाए जाते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है यानी कि बीजाणु उद्भिद होती है। एल्गी, अधिकांश एल्गी और ब्रायोफाइटा में जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है यानी कि युग्मकोद्भिद होती है, जबकि टेरिडोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ये हर्ब हो सकते हैं, श्रब हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, क्लाइंबर्स हो सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार के प्लांट हो सकते हैं। जबकि हमने जिम्नोस्पर्म्स में देखा कि जिम्नोस्पर्म बेसिकली वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं। इनके प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में विभाजित होती है, और रूट सामान्यतः टैप रूट होती हैं यानी कि मूसला जड़ें होती हैं। जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं यानी कि संवहन ऊतक वेल डेवलप्ड होते हैं, और जाइलम के अंदर वेसल्स उपस्थित होती है, जबकि फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल उपस्थित होती है। जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यूज में, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है सामान्यतः, और जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स एब्सेंट होती है जाइलम में, और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है फ्लोएम से, टेरिडोफाइटा में भी और जिम्नोस्पर्म्स में भी। अब रूट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं यानी कि अरीय होते हैं, जो एक ही रेडियस पर लगे होते हैं, जबकि स्टेम में जो संवहन पूल यानी कि वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक या कॉन्जॉइंट टाइप के होते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब जब एक ही रेडियस पर लगे हुए होते हैं, और कॉन्सेंट्रिक का मतलब या तो जाइलम केंद्र में, उसके चारों तरफ फ्लोएम यानी कि दारू केंद्रीय, और या फ्लोएम केंद्र में और उसके चारों तरफ जाइलम होता है। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें सामान्यतः 2 ग्रुप्स होते हैं, एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादप। जिनमें बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं वो द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडन्स कहलाते हैं, जबकि जिनमें एक बीजपत्र होता है सीड के अंदर उसे हम मोनोकोटिलेडन्स यानी कि एक बीजपत्र वाले प्लांट्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स में जो मेल पार्ट होता है वो स्टैमन कहलाता है यानी कि पुंकेसर कहलाता है। उसके अंदर एंथर होता है, परागकोश बोलते हैं। एंथर के अंदर मेल गैमेट यानी कि नर युग्मकों का निर्माण होता है। पहले पोलन ग्रेन्स बनती हैं और पोलन ग्रेन्स आगे जाकर पराग कण बोलते हैं, पराग कण से आगे जाकर मेल गैमेट बनता है। जो फीमेल पार्ट होता है वो अंडप यानी कि कार्पल कहलाता है। कार्पल के अंदर ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवरी होती है।
ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट होता है। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, जबकि जो पोलन ग्रेन होता है उसे हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, यानी कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। एंजियोस्पर्म्स में आर्किगोनिया कभी नहीं पाई जाती, आर्किगोनिया अनुपस्थित होती है। जिम्नोस्पर्म्स की जो लास्ट ग्रुप था नीटेल्स, उनमें सभी में आर्किगोनिया एब्सेंट होती है एफिड्रा को छोड़कर। तो एफिड्रा से जो नीटेल्स है उससे पहले ग्रुप्स तक ही आर्किगोनिया पाई जाती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में आर्किगोनिया नहीं पाई जाती। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, अर्थात द्विनिषेचन प्रदर्शित करते हैं। अब द्विनिषेचन में होता क्या है कि जो फीमेल पार्ट है वो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे ओवरी होती है, यानी कि अंडाशय होता है। ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसे बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं ओवरी। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, यानी कि बीजांड होते हैं, और इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है। यानी कि भ्रूण कोश। अब इसके अंदर यहां पर फीमेल गैमेट होता है, एग सेल बोलते हैं इसको, और जो मेल पार्ट होता है ये एंथर और ये फिलामेंट, पूरा कलेक्टिवली क्या कहलाता है? पुंकेसर, यानी कि स्टैमेन कहलाता है। और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, यानी कि पराग कणों का निर्माण होता है। जो पराग कण होते हैं अब यहां से निकलकर वो यहां आ जाते हैं और उसके अंदर अब 2 मेल गैमेट्स डेवलप होते हैं, और आगे जब ये अंदर जाकर ट्यूब बनाती है तो इसके अंदर 2 मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक बनते हैं। अब एक नर युग्मक जो होता है वो एग सेल से फ्यूज होता है। एक नर युग्मक जो है वो एग सेल से फ्यूज होकर युग्मनज बनाएगा, यानी कि जायगोट बनाएगा। और यहां पर 2 सेल्स प्रेजेंट होती है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो दूसरा वाला इनसे फ्यूज होगा और दोनों मिलकर बनाते हैं 3n पैन, यानी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जो आगे जाकर भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब चूंकि यहां पर फ्यूजन 2 बार होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन है। जब युग्मनज बनता है उस बनने को हम बोलते हैं सिनगैमी, और इसके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं त्रिगुणन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन। अब चूंकि यहां पर फ्यूजन 2 बार होता है, क्योंकि इसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर युग्मनज बनाता है, जायगोट बनाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? सिनगैमी। और जब एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर 3n पैन बनाता है, ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित पैन बनाता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो एक मेल गैमेट का एक फीमेल गैमेट से फ्यूजन होने से या संलयन होने से द्विगुणित जायगोट बनता है, यानी कि डिप्लॉइड जायगोट बनता है।
और जो द्विगुणित जायगोट बनता है उसके बनने के प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। जबकि एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई या एक डेफिनेट न्यूक्लियस भी बोल देते हैं जब वो फ्यूज हो जाने वाला होता है, तो दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर क्या बनाता है, त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये प्राइमरी भ्रूणकोश केंद्रक आगे जाकर भ्रूणपोष बनाता है यानी कि एंडोस्पर्म बनाता है, और उसके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी यानी सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। तो इनमें विशेष ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है और विशेष डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जो एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण होता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि आगे जाकर जो ये जाइगोट बना है, युग्मनज बना है, ये युग्मनज आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा यानी कि भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण यंग पादप यानी कि नया पादप बनाएगा। लेकिन जो ये एंडोस्पर्म बना है, ये इस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, अर्थात इसकी जो पोषण की रिक्वायरमेंट है, पोषण की आवश्यकता है, उनको पूर्ण करता है, जिससे इसका पोषण हो जाए और नए पादप का जो निर्माण है वो एंश्योर हो जाए और वो आसानी से हो जाए। तो यानी कि इससे दो फायदे हुए कि एक तो जायगोट बन गया, जायगोट से आगे जाकर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से आगे जाकर नया पादप बनेगा। साथ ही साथ जो एंडोस्पर्म बनेगा वो एंडोस्पर्म विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये केवल एंजियोस्पर्म्स में होता है और किसी में नहीं होता। और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन से युग्मनज भी बनता है और भ्रूणकोश पोष भी बनता है, जिससे नए पादप के जो विकास होता है उसके लिए न्यूट्रिशन वाली व्यवस्था भी पूरी हो जाए। निषेचन के बाद 4 प्रमुख चेंजेस होते हैं जो एंजियोस्पर्म में होते हैं। नंबर 1, जो बीजांड होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अंडाशय है यानी कि जो ओवरी है वो फल में परिवर्तित हो जाती है। जो बीजांड की जो कवरिंग होती है, इंटेगुमेंट बोलते हैं इनको, इंटीगुमेंट, चोल भी बोलते हैं, बाह्य चोल, अंतःचोल, वो परिवर्तित हो जाती है सीड कोट में, यानी कि जो सीड के ऊपर कवरिंग होती है, जो सामान्यतः 2 होती हैं, बाहरी टैगमेन और आंतरिक टेस्टा। और चौथा, जो अंडाशय की भित्ति है यानी कि वाल है, वो फल भित्ति बन जाती है, जिससे बोलते हैं हम पेरिकार्प। और पेरिकार्प 3 भागों में बटी हुई होती है। नंबर 1 एपिकार्प, बाहर वाली। नंबर 2 मीजोकार्प, बीच वाली। और नंबर 3 एंडोकार्प, अंदर वाली। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 4 मेन चेंजेस होते हैं। नंबर 1 बीजांड यानी कि ओव्यूल्स सीड्स में यानी कि बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडाशय यानी कि ओवरी, फल यानी कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। बीजांड की जो कवरिंग, जिसे इंटेगुमेंट बोलते हैं, कवरिंग को वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, जो बाह्य टैगमेन और आंतरिक टेस्टा में बटा होता है सामान्यतः। और अंडाशय की भित्ति यानी कि ओवरी वाल, फ्रूट वाल में यानी कि फल भित्ति में कन्वर्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। और वो 3 भागों में बटी होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। जो इनमें फ्रूट्स के बनने के कारण जो बीज होते हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रह पाते हैं, और इसके बाद बीज का प्रकीर्णन होता है, डिस्पर्जल होता है, और बीज जो होते हैं जब सूटेबल कंडीशंस में
किसी सूटेबल यानी कि उपयुक्त परिस्थितियों में उपयुक्त मृदा पर गिरते हैं तो वो जल का अवशोषण करके अंकुरित होते हैं और एक नए पादप का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो सीड होता है उसके अंदर जाइगोट और एंडोस्पर्म दोनों होते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से यानी कि भ्रूण से नया पादप बनेगा और एंडोस्पर्म उसको विकसित हो रहे भ्रूणों को न्यूट्रिशन देगा, पोषण देगा। इसके बाद आवर्तबीजी पादपों का जो वर्गीकरण है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 द्विबीजपत्री, क्लास 2 एक बीजपत्री। इसको डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं और शॉर्ट में डाइकॉट बोल देते हैं, और इसको मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं और शॉर्ट में मोनोकॉट्स बोल देते हैं। डाई माने 2, कोटिलिडन्स क्या होते हैं कि प्रथम लीव्स होती हैं, प्रथम पत्तियां होती हैं। जब सीड का जर्मिनेशन होकर नया पादप विकसित हो रहा होता है तो जो सबसे पहली 1 या 2 लीव्स बनती हैं, जो पत्तियां बनती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बीजपत्र यानी कि कोटिलिडन्स बोलते हैं। और ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं, और ये तब तक पोषण प्रदान करती हैं जब तक प्लांट खुद लीव्स बनाकर अपना पोषण खुद ना करने लगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इनके जो लक्षण हैं, सबसे पहले बीजपत्र यानी कोटिलिडन, इनकी संख्या इसमें 2 होती है, मोनोकॉट में 1 कोटिलिडन होता है। पुष्प इनमें पंचतयी यानी कि या चतुष्षयी होते हैं, यानी कि पेंटामेरस और टेट्रामेरस होते हैं। पेंटामेरस और टेट्रामेरस का मतलब क्या है कि जो पुष्प के जो पार्ट्स हैं, बाह्य दल सेपल्स, दल यानी कि पेटल्स, मेल पार्ट स्टेमन, फीमेल पार्ट कार्पल्स, वो 5 या 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, तब वो पेंटामेरस पंचतयी। और जब वो 4 या 4 के गुणज में होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। लेकिन इनमें क्या होता है, ट्राइमेरस होता है, अर्थात तृतीय होते हैं, यानी कि 3 और 3 के मल्टीपल में गुणज में होते हैं। शिरा विन्यास, जो लीव्स में वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, शिराओं का जो अरेंजमेंट होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास बोलते हैं। और जब वो नेट लाइक होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट यानी कि जालिका रूपी। और जब वो एक के ऊपर एक वेन्स होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर यानी कि पैरेलल। तो मोनोकॉट में समानता है, पैरेलल होता है, और कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। और जो डाइकॉट होता है, जिम्नोस्पर्म डाइकॉट जो होते हैं उनमें जालिका रूपी यानी कि रेटिकुलेट टाइप का होता है। प्राथमिक जड़ें यानी कि जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो डाइकॉट में लॉन्ग लिव्ड होती हैं, अर्थात वो लंबे समय तक जीवित रहती हैं। लेकिन एक बीजपत्री में जो प्राइमरी रूट्स होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, अर्थात थोड़े समय के लिए वो बनती हैं और उसके बाद फिर वो जल्द ही अपस्थानिक जड़ों एडवेंटिशियस रूट्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तनों में ऊतकों की व्यवस्था संकेंद्रीय यानी कि कॉन्सेंट्रिक टाइप की होती है, और सबसे पहला जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। सबसे पहले लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद फिर कॉर्टेक्स, ये एपिडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स, बलकुट, इसे उपत्वचा बोलते हैं। इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद अंदर लेयर होती है एंडोडर्मिस, डर्म माने लेयर, तो अंतःस्तर बोलते हैं इसको, बाह्य स्तर बोलते हैं, अंतःस्तर। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल होती है, और पेरिसाइकल के बाद सेंटर में सबसे पित्त या मज्जा हो सकती है। तो ये कॉन्सेंट्रिक व्यवस्था है, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और यहां पर बीच में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, संवहन पूल यानी कि वेस्कुलर बंडल। लेकिन इनमें जो मोनोकॉट होते हैं तो उनमें ये व्यवस्था नहीं पाई जाती है, और एक सिंपल एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, भरण ऊतक कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू। ये एपिडर्मिस, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मली हाइपोडर्मिस भी होती है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, हाइपोडर्मिस
और इसके नीचे का सारा टिश्यू जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और इसी के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं यानी कि संवहन पूल होते हैं वो बिखरे रहते हैं। ये है संवहन बंडल, संवहन पूल, वेस्कुलर बंडल्स इसमें बिखरे रहते हैं। तो जो तने की व्यवस्था है वो एपिडर्मिस से पित्त की तरफ तक सेंटर में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा सिस्टम नहीं होता। और जो संवहन बंडल होते हैं यानी कि संवहन पूल होते हैं वो इनमें रिंग में व्यवस्थित होते हैं, जबकि इसमें बिखरे रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में। और जो तने में संवहन पूल होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले होते हैं, यानी कि खुले का मतलब क्या है, कैम्बियम उपस्थित होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जबकि इनमें सामान्यतः क्लोज होता है और कैम्बियम ना होने के कारण इनमें सामान्यतः सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। और जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो वो विशिष्ट प्रकार की होती है, जो सामान्य द्वितीयक वृद्धि के समान नहीं होती, कुछ विशेष प्रकार की, जैसे एबनॉर्मल या एनालोमस टाइप की वो मिलते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो इनमें द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है जबकि इसमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। इसके बाद जड़ में मज्जा तथा संवहन पूल। जड़ों में जो संवहन पूल होते हैं वो 8 या 8 से कम होते हैं, और जड़ में जो मज्जा पित्त होती है या तो वो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है, यहां पर उपस्थित होती है। और संवहन पूल की संख्या जो होती है वो 8 या 8 से ज़्यादा होती है। इनमें जो वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती है, वो पॉलीगोनल यानी कि बहुभुजीय होती है आउटलाइन में, जबकि ये राउंडेड यानी कि गोल होती हैं। इसके बाद अब हमें जो पढ़ना है वो अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म और आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म्स के बीच अंतर पढ़ने हैं। अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म्स प्रथम बीज युक्त पादप है, यानी कि इनमें पहली बार बीज बनते हैं, सीड्स बनते हैं। लेकिन आवर्त बीजी पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पहली बार फल यानी कि फ्रूट्स विकसित होते हैं। इनमें बीजांड ओव्यूल्स नग्न होते हैं, नेकेड होते हैं, अर्थात वो अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर बंद नहीं होते, बाहर ऐसे ही लगे होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म्स में जो बीजांड होते हैं यानी कि ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। ये प्रायः काष्ठीय वृक्ष होते हैं। नॉर्मली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, अर्थात ट्रीज होते हैं, उनके अंदर वुडी स्टेम होता है, तना होता है। लेकिन ये हर्ब, श्रब्स, ट्रीज यानी कि वृक्ष कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि केवल ट्रीज नहीं होते। इनमें प्रायः जाइलम में वेसल्स तथा फ्लोएम में कंपेनियन सेल अनुपस्थित होती है। नीटम को छोड़ के या नीटेल्स ग्रुप को यानी कि एफिड्रा, नीटम और वेल्विस्टिया को छोड़कर सभी में फ्लोएम में कंपेनियन सेल अनुपस्थित होती है, जबकि जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होती है। लेकिन इनमें जाइलम में वेसल्स उपस्थित होती है सामान्यतः और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स उपस्थित होती है। इनमें पुष्प अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें जो कभी भी जो फ्लावरिंग ऑर्गन्स हैं, स्पोरोफिल्स हैं, वो पुष्प जैसी संरचनाओं में व्यवस्थित नहीं होती। लेकिन हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी एंजियोस्पर्म्स की, क्या थी कि जिनमें स्पोरोफिल्स पुष्प में व्यवस्थित होते हैं और बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स बोलते हैं। तो इनमें फ्लावर्स कभी नहीं होते, इनमें फ्लावर्स उपस्थित होते हैं। इनमें स्पोरोफिल्स काष्ठीय होते हैं, अर्थात वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि इसमें वो कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं। इनमें आर्किगोनिया प्रायः उपस्थित होती है। जैसे लास्ट ग्रुप नीटम को छोड़, नीटेल्स को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स में जो आर्किगोनिया होती है फीमेल पार्ट की तरह काम करती है, आर्किगोनिया उपस्थित होती है, जबकि इनमें आर्किगोनिया कभी उपस्थित नहीं होती। इनमें परागण वायु द्वारा होता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचना वायु के द्वारा होता है और इसे बोलते हैं हम एनिमोफिली। जबकि इनमें जो परागण होता है, अर्थात मेल पार्ट का फीमेल पार्ट तक पहुंचना, वो कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, इसे बोलते हैं हम
एंटोमोफिलस। एंटोमो वर्ड जो होता है वो इंसेक्ट्स के लगाते हैं और एनिमो वर्ड जो होता है वो एयर के लगाते हैं। तो इनमें जो परागण होता है वो वायु के द्वारा यानी कि एयर के द्वारा होता है। इनमें जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा अर्थात इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। परागण वायु द्वारा जब उसे एनिमोफिली बोलते हैं, जब वो कीटों के द्वारा होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। तो ये एंटोमोफिली होता है और इसमें एनिमोफिली होता है। ये प्रायः मरुस्थलीय पादप होते हैं, अर्थात जिम्नोस्पर्म मोस्टली क्या होते हैं कि जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, अर्थात पानी की कमी में पाए जाते हैं। लेकिन जो ये जो एंजियोस्पर्म्स है ये विभिन्न वास स्थानों पर पाए सकते हैं, अर्थात ये मरुस्थलीय भी हो सकते हैं, ये जलीय भी हो सकते हैं और ये समोद्भिद भी। तीन प्रकार के पादप होते हैं पानी की आवश्यकता के आधार पर। जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स जो जल में या जल की अधिकता वाली जगह पर पाए जाते हैं, जैसे नीरियम है, नीरियम जो कमल है, वेलिसनेरिया है, जस्ट और क्या नाम है, अनेक प्लांट्स होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेजर्टिक कंडीशन में यानी कि पानी की कमी में पाए जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय यानी कि जीरोफिटिक बोलते हैं, जैसे नागफनी, ओफिंशिया। और जो अधिकांश पादप आप देखते हैं अपने आसपास वो समोद्भिद कहलाते हैं यानी कि मीजोफाइट्स कहलाते हैं, जो पानी की मॉडरेट यानी कि मध्यम कंडीशन में पाए जाते हैं, ना बहुत अधिक पानी में ना बहुत कम पानी में पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? समोद्भिद यानी कि मीजोफाइट्स बोलते हैं। जैसे बाग के पौधे, फसल के पौधे, ये सब क्या होते हैं? मीजोफाइट्स होते हैं। तो ये प्रायः मरुस्थलीय पादप होते हैं, जबकि ये विभिन्न प्रकार के पादप हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं, मरुस्थलीय भी हो सकते हैं, समोद्भिद भी हो सकते हैं। इनमें भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है। एंडोस्पर्म का निर्माण इनमें निषेचन से पूर्व होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है और वो हमेशा अगुणित होता है, जबकि इनमें निषेचन के पश्चात होता है एंडोस्पर्म का निर्माण और वो प्रायः त्रिगुणित होता है अर्थात ट्रिप्लॉइड होता है। और इनमें द्विनिषेचन अनुपस्थित होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन अनुपस्थित होता है और इनमें डबल फर्टिलाइजेशन उपस्थित होता है, जो एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। इस प्रक्रिया को हम सिनगैमी कहते हैं। एक मेल गैमेट, जो दो मेल गैमेट बनते हैं मेल में, वो दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है और दोनों के फ्यूजन से 3n पैन बनता है, यानी कि प्राथमिक एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे जाकर भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म बनाएगा। और इसके बनने की प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है वो आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से नया पादप बनेगा और जो एंडोस्पर्म बनेगा इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, ये एंडोस्पर्म अब न्यूट्रिशन देगा किसको? विकसित हो रहे भ्रूण को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और डेवलपिंग एम्ब्रियो आगे जाकर नया पादप विकसित करता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।